अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है या फिर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही सामने आएगा कि या तो वो दोनों ही मान जाएंगे और उन दोनों की शादी हो जाएगी या फिर उनमें से एक बंदा किसी दूसरे को रिजेक्ट कर देगा और जो रिजेक्ट होने वाला बंदा है वो अगले काफी दिनों तक इस गम से नहीं उबर पाएगा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन साफ साफ बात ये है कि उसे पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन तब क्या हो जब कोई बंदा किसी सामने वाले से प्यार करता हो लेकिन वो उसके सामने जाकर इजहार भी ना करे, वो उसको जाकर अपने प्यार के बारे में बताए लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाए। मैं इन सारी चीजों को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था और क्या ये प्यार का मामला चल रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 1959 का और जगह थी अमेरिका, जब जॉन रूटन का जन्म हुआ। इसके माता पिता ने अपने बच्चे का काफी अच्छे से ख्याल रखा, इसे स्कूल में भेजा, जो कुछ भी इसे पढ़ाई वगैरह करनी थी वो सारी की सारी पढ़ाई करवाई और इसी तरह पढ़ते पढ़ते ये यूनिवर्सिटी में आ पहुंचता है। और अब तक टाइम 1978 का आ चुका था जब वो यूनिवर्सिटी में जाकर केमिकल इंजीनियरिंग का अपना सब्जेक्ट चुन लेता है और उसमें पढ़ाई करने लगता है। और इसी समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते टाइम उसकी मुलाकात होती है स्टीफनी रोजर से। स्टीफनी का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन कैंटीन में ये आपस में एक दूसरे से मिला करते थे और जब वो आपस में बैठकर बातें करते तो स्टीफनी को जॉन कुछ ज्यादा ही पसंद आया। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बिताने की कोशिश करती और जॉन भी उसे बिल्कुल अपने एक नॉर्मल दोस्त की तरह सोचा करता था और यूनिवर्सिटी में वो उसके साथ टाइम बिताया करता था। और इसी टाइम जब ये एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं तो स्टीफनी को जॉन पसंद आ जाता है और उसने ये बात सोची कि वो इसे जाकर प्रपोज करेगी। लेकिन वो डायरेक्टली जॉन को जाकर ये सारी बात नहीं बोलती है, जबकि वो इसी तरह के काफी सारे उसे इशारे करती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो अपने आप में काफी ज्यादा मस्त रहा करता था। समय यूं ही बीतता रहता है और टाइम आ चुका था 1983 का, जब जॉन की भी जॉब लग चुकी थी और स्टीफनी ने भी पुलिस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब वो अपनी ट्रेनिंग पर जाती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पुलिस स्टेशन में वो बिताती है, तो पीछे से उसे पता चलता है कि जिस जॉन को वो पसंद किया करती थी उसकी तो सगाई हो चुकी है। तो स्टीफनी जॉन के पास जाती है और उसने ये बात कही कि क्यों न आज हम लोग बार में जाएं, खूब सारी मस्ती करें और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। जॉन की पुरानी दोस्त काफी दिनों बाद उसे मिली थी तो वो भी यही कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और वो दोनों ही बार में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर कुछ एक देर तक तो वो लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन इसी बीच स्टेफनी ने जॉन से ये बात कही कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। वो यूनिवर्सिटी के टाइम से ही उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, वो उसके ही साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा टाइम कभी आया ही नहीं कि वो उसे प्रपोज कर पाए। और आज के हालात तो जॉन जानता ही था कि उसकी सगाई हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका, जिसने आज तक उसे प्रपोज नहीं किया, इस बारे में नहीं बताया कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, वो आज उसके सामने बैठी हुई है। तो जॉन ने भी यही कहा कि यार ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हाँ, तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से देखा ही नहीं। लेकिन स्टीफनी ने यह बात कही कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रही थी जब वो जॉन को आकर प्रपोज करती और उसके बाद उससे शादी कर लेती। लेकिन जब तक ये वापस अपनी ट्रेनिंग से यहाँ पर आती, आपस में जॉन के साथ वो बैठकर बातें करती, उससे पहले ही जॉन की सगाई हो चुकी थी। और ये सारी की सारी बातें आज वो लोग बार में बैठकर कर रहे थे। जॉन ने ये सारी बातें सुनकर यही कहा कि यार अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा था तो मुझे भी तुम पसंद थी, शादी हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा सीरियस मेरे लिए होगी। इसी तरह की बातें वो लोग वहां पर बैठकर कुछ एक देर तक करते हैं और आखिर में स्टीफनी ने ये बात जॉन से कही कि अब हम लोगों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी तरफ अब तुम्हारी किसी लड़की के साथ सगाई हो
चुकी है और मुझे ये भी पता है कि तुम अब उसे नहीं छोड़ोगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक चीज चाहती हूँ, क्या तुम उसे कर पाओगे? जॉन ने कहा कि इतना तुम मुझसे प्यार किया करती थी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। तो स्टीफनी ने ये बात कही कि आज के बाद हम लोग नॉर्मली अपने एक दोस्त के तौर पर मिला करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक रात एक दूसरे के साथ मनाएं। जॉन के कुछ भी समझ में नहीं आया कि यार एकदम से तो मेरे सामने मेरी एक पुरानी प्रेमिका प्रकट हो गई जो कि मुझसे काफी ज्यादा प्यार किया करती थी और आज के टाइम में वो कुछ इस तरह की बातें मुझे बोल रही है, तो मैं अब क्या कहूँ। जॉन उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और उसने हाँ भर दी, जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर पास में मौजूद एक होटल में जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ मनाते हैं। अगली सुबह स्टेफनी ने ये बात कही कि आज के बाद हम लोग एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के तौर पर मिला करेंगे। ये बात बोलकर दोनों के दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं और वापस आकर कुछ एक दिन बीत जाने के बाद जॉन उस लड़की से शादी कर लेता है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। दरअसल इस लड़की का नाम जिसके साथ जॉन की शादी होने वाली थी सैरी रामुसैन था। इन दोनों की मुलाकात एक पब में हुई थी जब ये दोनों ही वहां पर रात को पार्टी करने के लिए गए हुए थे। तो जॉन अपने दोस्त के साथ था और सैरी अपने दोस्त के साथ। सैरी एक डॉक्टर थी जो कि आज के टाइम में एक हॉस्पिटल में लगी हुई थी। वो अपनी दोस्त के साथ अपना मूड फ्रेश करने के लिए दरअसल एक रात को एक पब में गई हुई थी और वहीं पर इसकी जॉन से मुलाकात होती है। जॉन सैरी को पहली नजर में देखते ही काफी ज्यादा पसंद कर लेता है। उसके पास जाकर कुछ एक देर बातें करता है। आपस में बैठकर कुछ एक देर तक वो लोग बातें करते हैं और अक्सर यूं ही वो लोग मिलने लगते हैं। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए और आज के टाइम में इन लोगों ने शादी करने की सोच ली थी। आज के टाइम में सैरी एक ऐसी सोसाइटी में घर लेकर रह रही थी जहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। खुद का उसका वो फ्लैट था जहां पर वो अकेली रहा करती थी। आज के टाइम में इन दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही सैरी ने जॉन से ये बात कह दी थी कि क्यों न वो उसके साथ रहने के लिए आ जाए। वैसे तो जॉन की कंपनी जहां पर की वो नौकरी लगा हुआ था वो इसके घर से काफी ज्यादा दूर थी, लेकिन इसने ये हालात देखते हुए कि कल को इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, बाद में तो मुझे यहीं पर रहना है, उसने उस कंपनी से रिजाइन दे दिया। अब जॉन के पास खुद के काम को लेकर काफी ज्यादा नॉलेज थी तो उसने वहीं पर पास में मौजूद एक दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उस कंपनी में वो जाने लगता है। छुट्टी करके वापस वो सैरी वाले रूम पर आ जाया करता था और वो लोग वहीं पर बड़े आराम से रहा करते थे। कुछ एक दिनों बाद ही उन लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद वो स्वीट कपल एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगता है। पहले जॉन का काम इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था उसकी अपनी पिछले वाली कंपनी में, लेकिन जब से इसने ये नई कंपनी ज्वाइन की थी तो उसे सुबह सुबह 8 बजे कंपनी में जाना होता था, शाम को 5 बजे करीबन उसकी छुट्टी होती और लगभग इसी टाइम पीरियड में सैरी को भी अपने हॉस्पिटल जाना पड़ता था। शाम को वो दोनों वापस आ जाते। रात का टाइम एक दूसरे के साथ वो बड़े ही अच्छे से बिताया करते थे और बड़े ही मजे से उनका टाइम बीत भी रहा था। लेकिन इसी बीच जब वो दोनों ही काफी अच्छे से सेटल हो चुके थे, दोनों की नौकरियां चल रही थी, रात को जब भी वो अपने घर पर सोया करते थे तो अक्सर उनके पड़ोसी रात के टाइम ये बात चिल्लाने लगते कि यहाँ पर चोर आया था। वो लोग कभी कभार तो रात को चिल्लाते, कभी कभार ऐसा भी टाइम आता जबकि उनके पड़ोसी सुबह नींद जब उनकी खुलती तो ये बात कहते कि यहाँ पर चोर आया था और उसने उनके काफी सारे सामान को चुरा लिया है। और ये बात जब उनके आस पड़ोस में हो रही थी तो सैरी ने और जॉन ने भी ये बात सोच ली थी कि हम लोग जब भी अपने काम पर जाया करेंगे तो अपने घर को पीछे से काफी अच्छे से बंद करके जाया करेंगे, क्योंकि हो सकता है चोर यहाँ पर आ घुसे और इनका जितना भी कीमती सामान है उसे ले उड़े। तो जॉन तो सुबह सुबह 8 बजे ही अपनी जॉब पर चला जाया करता था, लेकिन उसके बाद सैरी जब भी अपने घर से जाती तो पूरे तरीके से अपने घर को लॉक करके जाती, बाहर मौजूद गैराज को भी वो बंद करके जाया करती थी और इसी तरह सारा का सारा काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पड़ोसी सुबह सुबह वॉक करके वापस जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि इनका घर तो खुला हुआ है। काफी सारे पड़ोसी ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जरूर ये लोग साफ सफाई आज घर की कर रहे होंगे और इसी के चलते इन्होंने अपना गैराज भी खोल रखा है। गैराज के अंदर इनकी गाड़ी भी नहीं है, हो सकता है जॉन उसे चलाने के लिए लेकर गया हो या फिर किसी मैकेनिक के पास लेकर गया हो और दूसरी तरफ सैरी अपने घर की साफ सफाई कर रही होगी। और वैसे भी सुबह का टाइम है, अभी तो साफ सफाई शुरू हुई ही होगी। ये बात ही सोचकर जो भी लोग जॉगिंग के लिए गए हुए थे वो वापस अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन जब दोपहर
दोपहर का टाइम हो चुका था तब तक उनके दरवाजे यूं के यूं खुले हुए थे, लेकिन तब तक उनके पड़ोसी अपने अपने काम पर जा चुके थे। बस कुछ एक सीनियर सिटीजन वहां पर ऐसे मौजूद थे जिनसे ज्यादा हिला डुला तो नहीं जाया करता था। बस ये बात सोच रहे थे कि हर रोज ये लोग अपने घर को बंद करके जाया करते थे, आखिरकार आज इन्होंने ये खुला क्यों छोड़ रखा है। और ये बात सोचकर जब वो लोग उन्हें आवाजें लगाते हैं तो दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई जब नहीं आता तो वो लोग अपने घर से ही जॉन के पास और सैरी के पास कॉल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने दोबारा से कॉल किया और थक हार कर उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। और वैसे भी उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनके घर में जाए और वहां पर जाकर चेक कर पाए कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने इग्नोर किया और यही बात सोची कि दोपहर का टाइम है और वैसे भी अगर कोई चोर वगैरह आया होगा तो वो दिन में तो आने से रहा। जॉन की उस दिन अपनी कंपनी में काफी ज्यादा मीटिंग थी जिसके चलते उसने उन लोगों का फोन नहीं उठाया और दूसरी तरफ फोन सैरी भी नहीं उठा रही थी। लेकिन जैसे ही रात होती है जॉन वापस अपने घर पर आता है तो उसने देखा कि उनका गैराज खुला हुआ है। सामने वो लोग अपने गैराज में जो गाड़ी खड़ी किया करते थे वो गाड़ी भी अंदर नहीं है और सारे के सारे घर के दरवाजे खुले हैं। तो वो अंदर घर के जाता है और वहां पर जाकर उसने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। और थोड़ा और अंदर जाकर जब उसने देखा तो उसने पाया कि यहाँ पर सैरी की लाश नीचे पड़ी हुई है। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये क्या हुआ और उसने तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं और वहां पर आकर उन्होंने जो सारी की सारी चीजें देखी वो ये थी, सैरी ने अपनी जान गंवाने से पहले काफी ज्यादा मेहनत की थी अपने आप को बचाने के लिए और उसके स्ट्रगल के साइन यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे थे क्योंकि वहां का सामान जो था वो सारा का सारा बिखरा हुआ था। और पुलिस वालों ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि सैरी के शरीर पर करीबन 3 गोलियां लगी हुई हैं। 2 गोलियां ऐसी मौजूद हैं जो कि उसके शरीर में लगती है और उसके अंदर ही रह गई, लेकिन एक गोली ऐसी भी मौजूद थी जो कि उसके शरीर में लगकर उसके शरीर से पार हो गई। कि बॉडी को पुलिस वाले अपनी हिरासत में लेकर हॉस्पिटल भेज देते हैं और वहां पर छानबीन करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चीज ऐसी मौजूद है जिससे हम लोग अंदाजा लगा पाए कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस वाले अपनी सारी छानबीन कर लेने के बाद और यहाँ पर मौजूद सामान को जॉन से पूछ लेने के बाद पुलिस वाले यही कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद काफी सारी महंगी चीजें यहाँ से गायब हैं और हो सकता है किसी चोर ने यहाँ पर आकर हमला किया हो। लेकिन मैरी उस टाइम यहीं पर मौजूद थी, मैरी ने उसे देख लिया होगा और अपने आप को बचाने के लिए इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी और वो लोग मैरी के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ पर इतनी सारी तोड़फोड़ हुई है, इसको यहाँ पर गोलियां भी लगी हैं, तो यहाँ आस पड़ोस में किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ये बात पूछने के लिए वो लोग उनके पड़ोसियों के पास जाते हैं और उन लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उनके पड़ोसियों का यही कहना था कि वहां से आवाजें आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने ज्यादा ध्यान इस बात पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक नया कपल रहता है, हो सकता है उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो गई हो और इसी लड़ाई के बीच ये सारी की सारी आवाजें उन तक पहुंच रही हो। तो किसी के भी पारिवारिक मामले के अंदर उन्हें नहीं घुसना चाहिए, ये बात सोचकर वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और हाँ, जो ये गोलियां उन्हें लगी हैं इनकी आवाज उन्हें नहीं आई थी। तो ये सारी बातें सुनकर पुलिस वालों का ध्यान सीधा जॉन के ऊपर जाता है। तो पुलिस वालों ने जॉन से ही पूछा कि हाँ, इस कांड के पीछे तू ही तो नहीं। लेकिन जॉन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब, लगभग 3-1 महीने पहले हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आखिरकार ये सब मैं क्यों करने लगा। और पुलिस वालों का जॉन के ऊपर शक करने का एक कारण ये भी था कि इस चोरी में इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी चोरी हो गया था। और पुलिस वालों का जॉन से यही पूछना था कि भाई तू बस इतना बता दे कि चोर उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, जरूर तू ही इस केस के पीछे है। पुलिस वाले अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके ऑफिस में इस बारे में पता कर लेते हैं, लेकिन उनके ऑफिस वालों का यही कहना था कि जनाब उस दिन तो हमारी मीटिंग थी और मीटिंग के दौरान जॉन उस मीटिंग में ही मौजूद था, ये ऐसा कांड नहीं कर सकता। पुलिस वालों के ऊपर उस टाइम लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था कि यहाँ पर पहले चोरियां काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन आज के टाइम में एक कत्ल भी यहाँ पर हो चुका है, तो इसे जल्द से जल्द पुलिस वालों को सोल्व करना होगा। तो पुलिस वालों ने ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं की और यही बात कही कि जो लोग यहाँ पर चोरियां करने के लिए आया करते थे वो लोग ही यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन वो टाइम से पहले ही यहाँ पर आ गए क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के अनुसार ये दोनों मियाँ बीबी अपने काम पर चले जाया करते थे, पीछे से पूरा घर खाली पड़ा रहा करता था, तो वो लोग चोरी कर सकते थे। लेकिन एक दिन वो टाइम से पहले ही यहाँ पर
पर चोरी करने के लिए आ जाते हैं और उन लोगों ने ही इसे मार दिया होगा। और इस केस को जल्द से जल्द सोल्व कर लेने के लिए पुलिस वाले वहां आसपास में जितने भी पड़ोसी मौजूद थे जिनके घर से चोरियां हुई थी, उन लोगों ने उन चोरों को भागते हुए देखा था। उनसे वो ड्राइंग बनवाई कि वो चोर किस तरह के दिखाई देते हैं, और जैसे ही उन चोरों का स्केच तैयार होता है उनके ऊपर एक भारी इनाम रखकर उनके पोस्टर जगह जगह चिपका दिए जाते हैं। और इसी तरह यही बात बोलकर कि उन्होंने ही ये कत्ल किया है, इस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आगे चलकर ना तो वो चोर मिले और ना ही वो कातिल, और इसी तरह टाइम बीतने के साथ साथ ये केस पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो काफी सारी तकनीकें बढ़ती हैं और डीएनए भी आता है। और 2004 में एक ऐसी टीम का गठन किया गया जो कि पुराने ठंडे पड़ चुके केसों को दोबारा से ओपन कर रही थी और उनके ऊपर पूरी डिटेल से काम कर रही थी। और इन्हीं ऑफिसर्स के हाथ ये केस की फाइल भी लगती है। वो लोग वहां पर मौजूद जितने भी एविडेंस थे उन सभी को निकालती है और गहराई से इस केस को जानती है कि वहां पर असल में हुआ क्या था। और केस को जब वो लोग पढ़ रहे थे, पूरी की पूरी डिटेल जब उन लोगों ने निकाली तो उन्होंने पाया कि जब इसका पोस्टमार्टम किया गया था तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात आई थी कि इसने अपनी हाथापाई में अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को काफी ज्यादा मारा था और सामने वाले ने गुस्से गुस्से में इसके हाथ पर काट लिया था। और उसके हाथ पर जहां पर उस आदमी ने काटा था वहां पर उसका डीएनए रह गया था। वहां से वो डीएनए निकाल तो लिया गया था, लेकिन तब तक इतनी ज्यादा एडवांस साइंस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में है। तो वो लोग उसकी पुरानी फाइलों को निकालते हैं, पुरानी सारी की सारी रिपोर्ट को निकालते हैं और वहां से वो लोग उस कातिल का डीएनए ले लेते हैं। और जब इस डीएनए की पूरी रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये डीएनए किसी महिला का है। और पुलिस वालों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि यार उस टाइम जो चोरी किया करते थे वो तो दोनों लड़के हुआ करते थे और ये महिला का डीएनए है तो जरूर इसकी फाइट किसी महिला के साथ हुई होगी। दूसरे ऑफिसर ये बात बोलते हैं कि हो सकता है जो वो चोरी किया करते थे वो एक लड़की और एक लड़का हो, या फिर हो ये भी सकता है कि वो दोनों ही लड़कियां हो। इसी तरह के काफी सारे वो लोग अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन इस केस के बारे में अभी भी उन लोगों को पूरी डिटेल से नहीं पता था कि असल में वहां पर हुआ क्या था। तो वो लोग सैरी के पति जॉन के पास जा पहुंचते हैं और उनसे जाकर थोड़ी पूछताछ करते हैं। जॉन ने ये बात कही कि अगर मैं उसके कातिल को पकड़वा पाऊं तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी, और आप लोग पूछिए, मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। जॉन ने अपनी शादी के बारे में बताया, शादी के बाद कहां पर वो घूमने के लिए गए इस बारे में बताया और काफी सारी और भी बातें बताई। और इसके साथ ही पुलिस वालों ने ये बात भी पूछी कि क्या शादी से पहले आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था। तो जॉन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसी बीच ने ये बात जरूर बताई कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप तो किसी के साथ नहीं था, लेकिन मेरे कुछ एक दोस्त जरूर थे और उनमें एक स्टीफनी भी थी। उसने अपने सारे दोस्तों के बारे में बताया, स्टीफनी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो आज के टाइम में पुलिस में ही लगी हुई है। पुलिस वाले जितनी भी जानकारी जॉन से लेनी थी उससे ले लेते हैं और उसके बाद सैरी के घर वालों के पास जाते हैं। और वहां पर जाकर जब उनसे पूछताछ की तो वहां पर काफी सारी ऐसी बातें उन्हें सुनने को मिली जो कि शायद पिछली बार जो पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम कर रहे थे वो सुनना ही नहीं चाहते थे। सैरी के माता पिता ने पुलिस वालों को ये बात बताई कि जब सैरी के साथ ये घटना घटी थी उससे पहले ही काफी बार सैरी अपने माता पिता को ये बात बोल चुकी थी। जो उनकी एक पुरानी फ्रेंड है जो कि उसके साथ पढ़ा करती थी, लेकिन वो आज के टाइम में हमेशा उसका पीछा करती रहती है। लेकिन जब भी सैरी उससे मुलाकात करने के लिए जाती है तो सामने से वो लड़की ये बात कह दिया करती थी कि वो पुलिस में है और दरअसल वो यहाँ पर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, वो उसका पीछा नहीं कर रही थी। इसी तरह उसे काफी बार उसने पीछा करते हुए पाया और काफी बार सैरी का ये भी कहना था अपने माता पिता को कि ये लड़की बिना बुलाए बिना बताए पता नहीं कितनी बार सीधा उनके घर पर आ घुसा करती थी और ये बात कहा करती थी कि जॉन तो उसका फ्रेंड है और दोस्तों से अगर मिलना हो तो परमिशन नहीं ली जाया करती। यही बात बोलकर पता नहीं वो कितने बार उनके घर पर आती है और काफी बार उसने उसका पीछा करते हुए भी देखा है। ये सारी की सारी बात सैरी को अजीब जरूर लगती थी, लेकिन आज के टाइम में ये कांड हो चुका है। हम लोगों ने पहले भी पुलिस वालों को ये बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वाले उस टाइम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब जो टीम इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन्हें एक सस्पेक्ट मिल चुका था कि हो सकता है इस कत्ल के पीछे यही हो। तो उन लोगों ने यह बात सोची कि आखिरकार अब हम लोग इस बात का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम जाकर सीधा स्टीफनी से ये बात करें कि इस तरह ये केस है, काफी साल पहले का है, क्या तुमने ही वो कत्ल किया है, तो वो तो मानने से रही।
लेकिन हम लोग अगर पता लगाना चाहें तो आखिरकार कैसे लगाएं। और इसी तरह जब वो लोग इस केस के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें वो याद आता है कि लास्ट टाइम जब सैरी को मार दिया गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई थी, तो वहां से उसके हाथ पर काटने का एक निशान था और वहां से एक डीएनए मिला था। अगर हम लोग स्टीफनी का डीएनए उस डीएनए से मिला लेते हैं और अगर ये दोनों ही मैच हो जाते हैं तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इस कत्ल के पीछे स्टीफनी ही है। लेकिन अब स्टीफनी का डीएनए कैसे लिया जाए, इसी बारे में वो लोग बैठकर सोच रहे थे कि इसी टाइम एक पुलिस वाला ये बात कहता है कि जुगाड़ हो जाएगा। ये बात बोलकर वो अपने साथ एक और ऑफिसर को लेकर स्टीफनी के पीछे जाता है। जब स्टीफनी अपनी बेटी के साथ एक मॉल में गई हुई थी और वहां पर काफी सारी शॉपिंग उसने कर ली थी। शॉपिंग करते करते घूमते घूमते वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद उसने खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए सोडा बनवाया। सोडा पीकर वो वहां से निकल पड़ती हैं अपने घर जाने के लिए और वो घर चले भी जाते हैं। लेकिन जो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने वो गिलास उठाए जिनमें अभी अभी इन्होंने सोडा पिया था और उन्हें ले जाकर फोरेंसिक लैब में दिया कि इसके ऊपर जो लार लगी हुई है उसका डीएनए हमें चाहिए और उस डीएनए को इस डीएनए से मिलाओ जो कि हमें उस डेड बॉडी से मिला था जिसके हाथ पर काटने के निशान थे। और इन दोनों के ही डीएनए को जब मिलाया जाता है तो ये 100% मैच करते हैं। तो पुलिस वालों को सब कुछ समझ आ चुका था कि इस कत्ल के पीछे स्टीफनी ही है और वैसे भी वो पुलिस में थी तो उसे केस दबाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जैसे तैसे कर उन चोरों के सिर वो खून लगा दिया और वो इस केस से बरी हो जाती है। लेकिन इन सारी चीजों के पता लगते ही वो लोग स्टीफनी को अपने पास बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर उससे बातें करने लगते हैं। पहले तो स्टीफनी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि इन लोगों ने डीएनए वगैरह सब कुछ मिला लिया है और इन लोगों को पता चल चुका है कि उस कत्ल का असली कातिल कौन है। बस वो उसे आराम से बैठाते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं कि उस केस के बारे में तुम क्या जानती हो। सबसे पहले तो स्टेफनी ने साफ इनकार कर दिया कि जॉन कौन है और किसके कत्ल के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। I don't want to talk about this in the squadron because I don't know who people are listening. And if we go to my side, everybody's always wondering what everybody else is doing. No problem. Okay, but like we're talking about being busy and stuff. We've been assigned a case that we've been looking at. Okay, it's a new case, and reviewing the case, there's some notes to see as far as your name being mentioned. Okay. Do you know John Rutten? John Rutten. John Rutten? Rutten. Right. Oh yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, I went to school in let's see, went to UCLA in 1978. I started and you know, met him at school at the dorms. Mm-hmm. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. I mean, what's this all about? Well, it's regarding, it's a case we're working on. It involves John, and in there, some of the statements we reviewed. लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे पुलिस वाले उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसने बताया कि हाँ, जो उनको मैं जानती हूँ, हम लोग साथ में ही एक स्कूल में पढ़ा करते थे और हम लोगों के बीच एक रिलेशनशिप था। डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे। There's notes and stuff that he knew you and stuff. Oh yeah, I mean we good friends. Lived in the dorms for I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Oh, okay. Yeah, Dykstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys? Yeah, I mean we dated. You know, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez, you know. Yeah. Well, let me see. Let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, are you guys? Is this something? I mean, you said I was going to interview somebody about art and how you guys are. Here's I mean, Stephanie. Here's the situation. It's basically we knew that this when we saw this in this chrono that maybe there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate, and we didn't want
to come up to you at your desk and ask those kinds of questions or do anything. You know how up there people can see what's going on if you go into an interview room or people are in there getting supplies. Okay. So we wanted to afford you some. उसने काफी ज्यादा याद कर लेने के बाद ये बात भी बताई कि हाँ उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम सैरी था, सैरलिन था, पता नहीं ऐसा ही कुछ था, लेकिन मैं उसे अच्छे से नहीं जानती थी। हाँ मैं उसे जानती थी लेकिन ज्यादा मैं उसके साथ कभी नहीं मिली थी। इसी तरह की काफी देर तक और भी पुलिस वाले उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आखिर में इस बारे में पता चल जाता है कि यही कातिल है। Surprise twist to a decades-old murder mystery. LAPD detectives have found a killer, and she is one of their own. Nakasuki is live with a cold case that took 23 years to solve. Tricia. Well, Christine and Carlos, this apartment building behind me here on Balboa Boulevard, that is where 23 years ago a woman was found murdered inside her apartment, and that case went unsolved for 23 years until this morning. That's when investigators arrested a veteran LAPD female detective for that woman's murder. और ये बात पता चलते ही उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर उसके ऐसे कारनामों को देखकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाँ हम लोग ये बात जानते हैं कि वो जॉन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन असल में अगर देखा जाए अगर वो सच में ही उससे प्यार करती थी तो उसने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया, और इस तरह किसी बेकसूर महिला की जान ले लेना कहाँ तक सही है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की ट्विस्टेड कहानियां सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट असीसा सूत्रधर को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।